नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। मैं आपके साथ इनायत गुजार ठुकरू और आज हमारे साथ खास मेहमान मिस्टर अब्दुल मजीद लारमी साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए। मेरे बारे में आपने जो मेरी स्टार्ट से ही एक सियासी ज़िंदगी शुरुआत जो है, मैं एक स्टूडेंट था तो मैं कॉलेज में इस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में पढ़ाई कर रहा था। तब से मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, जब कुलगाम और अनंतनाग एक ही डिस्ट्रिक्ट था, तो तब से मैंने अपना सियासी कैरियर शुरू किया। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 90s में जो मिलिटेंसी आ गई तो थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव आ गया, और ठहराव के बाद सियासत से भी किनारा कशी करनी पड़ी और साइलेंट बैठना पड़ा। तब 2007 तक मैंने फिर सियासी ज़िंदगी शुरू की और मुझे 2008 में होम शाइल बुक से मैंडेट दिया गया, जो पहला इलेक्शन था मेरा। और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने इलेक्शन वहाँ पे नहीं जीता, कुछ वोटों से मैं हार गया। और उसके बाद 2013 में मुझे यहाँ का कोऑपरेटिव बैंक अनंतनाग में बहसीत चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर 3 or 4 months में हम यहाँ पे होम शालिब कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तब एज वहाँ पे इंचार्ज। और फिर मुझे MLC वहाँ पे नॉमिनेट किया गया अपने कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। तो 2014 के इलेक्शन में मैंने वहाँ पे मुझे मैंडेट दिया गया और मैंने वहाँ पे कंटेस्ट किया और मैं वहाँ से जीत हासिल की और अच्छे वहाँ पे वोटों से मैंने अपनी सीट जीत ली। और उसके बाद 2018 में असेंबली डिज़ाल्व हो गई और फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम बनाया गया, और तब से आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तीसरी बार बना। 2030 में फिर तीसरी बार में चुना गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, और तब से आज तक मैं बिल्कुल सियासी ज़िंदगी में काम कर रहा हूँ। लोगों के मसले और मसाइल का मैं जायज़ा लेता हूँ, और मैंने बहुत से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा कुछ हालात की वजह से जो 2019 में हुए। तो 5 अगस्त को हमें गिरफ्तार किया गया और 1 साल तक हमें वहाँ पे जेल में कभी खनाबल, कभी श्रीनगर, कभी SKICC, कभी MLA हॉस्टल में वहाँ पे बंद किया गया। तो उसके बाद हाउस अरेस्ट रखा गया। तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी है मेरी इंशाअल्लाह रहमान आज तक साफ शफाफ यहाँ पे मैंने काम किया। किसी का खुदा ना खास्ता ये शिकायत अभी तक नहीं आई, ना आएगी इंशाअल्लाह कि मैंने कहीं पे गलत किया हो। और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहमान जब भी मौका आएगा मैं लोगों की खिदमत करता रहूँगा और इंशाअल्लाह रहमान ईमानदारी से करता हूँ। अभी में जो इलेक्शन 5 रियासतों के हो गए तो वहाँ पे बीजेपी ने 4 रियासतों में वहाँ पे जीत हासिल की। तो अलग अलग सिनेरियो होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे बीजेपी ने जीत लिया, कहीं पे आपने जीत लिया, कहीं पे किसी और पार्टी ने जीत लिया, वो मसला नहीं है। मतलब यूपी का अपना एक मसला है। यूपी का वहाँ पे कुछ मज़हब की बुनियाद पर कुछ वहाँ पे गरीबी है, जो लोअर कास्ट वहाँ पे है लोग, उन्होंने वोट डाला। क्यों डाला ये सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुर्बत है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर क्लास के लोग हैं वो वोट ही नहीं डालते हैं। तो वहाँ पे कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ मजहब के बुनियाद पर वहाँ पे जीत उन्होंने हासिल की। फिर भी वहाँ पे जो अपोजिशन के अखिलेश यादव है उसने भी एक मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छा काम किया उसने भी वहाँ पे। तो शायद मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का भी शायद जो वहाँ का वजीर आला था उसने भी 5 सालों में इतना काम किया होगा कि लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ये तो वही लोग जानते हैं, मगर मुझे अपनी राय यही है कि वहाँ पे कुछ मजहब का इस्तेमाल किया गया, कुछ गरीब लोगों का इस्तेमाल किया गया, और जो अपर क्लास के लोग हैं वो वोट ही नहीं डालते हैं। रहा सवाल उत्तराखंड में, वहाँ पे भी यही हाल है। गवा के लोगों ने शायद मुझे लगता है कि गवा में कांग्रेस का ठीक ठाक था वहाँ पे, तो वहाँ पे बीजेपी ने मुझे लगता है कि शायद
जब पिछला इलेक्शन हुआ था बराबर शायद वहाँ पे कांग्रेस ही थी शायद आगे, तो आज मतलब बीजेपी वहाँ पे आगे वहाँ के लोग वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे जो लोग हैं वो इन चीज़ों से ना मजहब के बुनियाद पर ना और किसी के बुनियाद पर, वो परफॉर्मेंस के बुनियाद पर शायद वहाँ के एमएलए जो थे, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई होगी तो तभी उन्होंने वहाँ पे वोट दिया। और मणिपुर का जो है वहाँ पे अलग सिनेरियो है। और आपका जो पंजाब में है, पंजाब में लोग वहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से और जानते हैं लोग कि किस तरीके से आज एक एमएलए, मतलब आपने कल शायद सुना होगा कि एक मोबाइल रिपेयर की शॉप का वहाँ पे मुलाजिम एक था, वहाँ पे उसने जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे चरणजीत सिंह चन्नी साहब, उसको हराया। तो वहाँ पे आज लोग जो है ना वीआईपी कल्चर वहाँ पे खत्म, जो ऑल ओवर इंडिया ये खत्म हो रहा है। अब वीआईपी कल्चर को लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि आम आदमी की तरह वहाँ पे रहे, आम आदमी की तरह वहाँ पे काम करे। तो शायद वहाँ के एमएलए को, शायद वहाँ के लोगों को यही लगा होगा कि हमने कांग्रेस को भी आजमाया, अकाली दल को भी आजमाया, बीजेपी का तो वहाँ पे नामो निशान ही नहीं है, तो वहाँ पे 2 सीटें उनको शायद मिली। तो इसलिए लोगों ने वहाँ पे एक चेंज की और देखे, शायद वो उन्होंने यही समझा होगा कि 3 पार्टियों का आज तक हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया, 3 पार्टियों को हमने वोट दिए, तो अब ये पार्टी जो आप पार्टी है अरविंद केजरीवाल साहब जो दिल्ली का मॉडल है, तो उसको भी देख ले। तो ये मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर का तो अलग है, इसलिए हर एक स्टेट का अलग अलग सिनेरियो। ये नहीं है कि ये, मैं नहीं मानता हूं कि इन चीजों को कि ये एक सेमीफाइनल है बीजेपी के लिए कि 2024 में बीजेपी फिर वहां पे जीत कर आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुख्तलिफ स्टेट्स का मुख्तलिफ सिनेरियो होता है, मुख्तलिफ वहां पे कल मतलब तरीका कार होता है, मुख्तलिफ एजेंडा होता है, वहां पे मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से वहां पे वोट डाले जाते हैं, मुख्तलिफ वहां पे अपना इनका स्टाइल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी, ये कांग्रेस का भी था, कांग्रेस ने भी वहां पे आज तक जो हुकूमत की वो तो मैक्सिमम टाइम के लिए कांग्रेस ने हुकूमत की। और पिछले 2 मतलब जो टेन्यूअर थे मनमोहन सिंह साहब के 2 टेन्यूअर थे, अच्छा काम उसने किया, अच्छा रिस्पांस था। आज महंगाई है, आज हर एक चीज महंगा है। आप डीजल देखो, मैं कल ही शायद एक वीडियो पर देख रहा था, एक गाड़ी का जो क्रेटा गाड़ी है उसकी जो टोटल मतलब बेसिक मार्केट ये एक्स फैक्ट्री रेट है शायद 7,38,000 और टैक्स जीएसटी 4,20,000, 13 लाख की गाड़ी आज मार्केट में वो जा रही है। ये टैक्स जो है ये कहाँ जाता है? ये टैक्स इतना क्यों? अब देखो डीजल का लीटर 35 रुपया मार्केट वैल्यू है उसका, 105 रुपया या 100 रुपया इसका रेट हो गया पूरे इंडिया में। तो ये महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं और शायद लोग अभी समझे नहीं है, लोग समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लोगों को भी समझ आएगा कि हम क्योंकि गुर्बत है, इसका असर तो आगे देख, जो कोरोना का यहाँ पे मतलब हालात कोरोना में हो गए तो उसके बाद लोगों को पता चला कि किन हालात में आज लोग किस गुर्बत में, न कहीं पे काम है, न कहीं पे कोई रोजगार है, कहीं पे लोग बिल्कुल परेशान है। लोग मतलब चेंज चाहते हैं। इंशाल्लाह रहमान आने वाला वक्त जो होगा इंशाल्लाह रहमान ठीक होगा और लोग चाहेंगे कि इंशाल्लाह रहमान वो हुकूमत आए कि जो उनके लिए काम करे, जो मुल्क को भी बचाए और लोगों को भी बचाए और रोजगार भी मिले। जो जवान जो आज हैं ड्रग्स के मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए करते हैं ड्रग्स का इस्तेमाल क्या इनके पास रोजगार नहीं है। और मैक्सिमम मतलब अगर मैं कश्मीर की बात करूं, यहाँ पे अलग है, यहाँ के लोग फिर बंदूक उठाते हैं, वो कहता मरना ही है तो आप बंदूक से ही मरे। और बाकी हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो वहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जम्मू में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये इन चीजों को समझना चाहे जो यहाँ पे सरकार है अभी, उनको समझना चाहे कि लोगों का जो मसले और मसाइल है ये कैसे हल करें और किस तरीके से इनका इजाला किया जाए। और यूथ जो है यहाँ पे मतलब मैक्सिमम यहाँ पे जो अभी सफर कर रहा है वो यूथ कर रहा है। एक यही रिक्वेस्ट है, मैसेज भी उसको नहीं कहूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि 60% पॉपुलेशन जो यहाँ पे है वो यूथ्स की, तो इनका मैं जो पहले भी मैंने कहा कि इनके जो मसले हैं, इनका जो रोजगार का मसला है, इनका जो बाकी चीजों का मसले और मसाइल हैं, तो उस पर ये ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल ही नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास वो वसाइल नहीं है कि वो इन चीजों का मुकाबला करें।
सबसे बेटर मैं यही कहूंगा कि इन नौजवानों को, यूथ को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई की तरफ इस तरीके से ध्यान दे कि वो फील्ड में जाए और अपना मतलब जो रोजगार है खुद हासिल करे, खुद कमाए, खुद मतलब सेल्फ सफिशिएंट बने और अपना काम अगर करना चाहे, कोई अपना काम भी करे तो कम से कम वो 10-15 आदमियों को, 10-15 लेबर्स को भी वहां पे एंगेज कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतनी पढ़ाई करे कि वो आईएएस करे, आईपीएस करे, नीट पास करे, ताकि वो सोसाइटी में अच्छा काम करके, जैसे कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे आज है जो केएस मैक्सिमम हमारे बच्चे करते हैं, आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ की जो गुर्बत है, यहाँ का जो मतलब फ्रूट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो आज सफर हो रही है। मुझे लगता है कि एक एसेट यही है कि यहाँ पे जो यूथ्स है उनको इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो बाकी यहाँ पे मतलब उनको गुमराह किया जाता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के बगैर कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई एसेट है। और हम कश्मीरियों को 2-3 चीजों पर पैसा खर्चते हैं, एक तो हम मकानों पर पैसा खर्चते हैं, दूसरा शादियों पर खर्च करते हैं। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि अपने बच्चे पर भी हम पैसा खर्च करें ताकि वो कुछ बने और यहाँ पे कौम को बनाए, सोसाइटी को कुछ बनाए। ये 2 चीज, शादी पर पैसा खर्च करेंगे, 1 लाख रुपया शादी पर, लोग खाना खाएंगे, चले जाएंगे और गालियां भी देंगे, इसने अच्छा नहीं बनाया था। मकान बनाएंगे और इतना बड़ा मकान बनाएंगे, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मकान भी बनाना है, मैं नहीं कहूंगा कि मकान बनाना, उस तरीके से बनाए जो मेंटेन भी हो जाए। तो मेरी तो यही मैसेज है। तो लारमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो राब्ता से बात करने के लिए।